हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड नेक्स्ट एग्जाम में। मैं राघव आज आपके सामने फिर से कृषि एवं पशुपालन से संबंधित महत्वपूर्ण 10 प्रश्न लेके आया हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि निम्न में से किस में ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान पाया जाता है। तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान से संबंधित मतलब ये है कि जो एनिमल्स होते हैं इनकी बॉडी को 3 भागों में विभाजित करके पढ़ा जाता है। एक तो नॉर्मल होता है जिसे सेल एग्रीगेट प्लान बोलते हैं। दूसरा होता है ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान का मतलब क्या है, इसका जो माउथ होगा वही एनएस का कार्य करेगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप। जो इसका माउथ होगा वही एनएस का कार्य करेगा। जो तीसरा होता है, जो थर्ड वन है, वो है ट्यूब विद इन ट्यूब। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसका जो इसका ये मान लो इस प्रकार का है, इसमें माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। समझ रहे हैं आप। तो इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसमें ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान पाया जाता है। तो इसमें पूछ जा रहे हैं कि ऐसे जीव जिनका माउथ ही उनके एनस का कार्य करता होगा, इसे इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी ऑर्थोपोडा और ऑप्शन डी इकाइनोडर्मेटा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाता है वो है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा के साथ प्लेटीहेल्मिन्थीज भी वो है एक प्रकार, एक उसकी बॉडी भी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में आता है। तो ये आप नोट कर लें कि सिलेंट्रेटा के साथ कौन सा है और दूसरा प्लेटीहेल्मिन्थीज। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा कि सर्वप्रथम, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे, कि सर्वप्रथम सिविलाइजेशन प्रक्रिया किसमें प्रारंभ की जाती है। तो पहली बात तो हम इस शब्द को समझेंगे, सिविलाइजेशन होता क्या है। तो सिविलाइजेशन से तात्पर्य है कि जहाँ सबसे पहले हेड का निर्माण होना जहाँ पर से सबसे पहले हेड का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है ना। जैसे जैसे जीव का विकास हो रहा था तो उसमें है कि सबसे पहले हेड का निर्माण कहाँ पर से प्रारंभ हुआ। तो याद रखना आप, सिविलाइजेशन का मतलब क्या है, हेड का निर्माण। ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए है सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी है पूरीफेरा, ऑप्शन सी है प्लेटीहेल्मिन्थीज और ऑप्शन डी है एनिलिडा। तो जिसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिन्थीज। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुर्गियों के आवास की सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है। मतलब जो मुर्गी के लिए आवास बनाया जाता है रहने के लिए, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि सबसे उपयुक्त पद्धति कौन सी है। तो इसमें पहला ऑप्शन ए है फ्री रेंज सिस्टम, ऑप्शन बी है इंटेंसिव सिस्टम, ऑप्शन सी है बैटरी सिस्टम और ऑप्शन डी है डीप लीटर सिस्टम। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है डीप लीटर सिस्टम। इसमें क्या होता है कि एक बार में 250 मुर्गियों को पाला जाता है तथा एक मुर्गी के लिए कम से कम 3 फीट की जगह होती है। और और जो ये इंटेंसिव सिस्टम है इसमें क्या है, जहाँ ये अक्सर वहाँ पे होता है जहाँ ज़मीन महंगी होती है तो मुर्गियों को बाहर ना रख के एक ही कमरे में रखा जाता है, जिससे वो अंदर, जिससे इसे एक प्रकार की महंगी महंगी सिस्टम भी बोल सकते हैं, महंगी पद्धति भी बोल सकते हैं। तो दोस्तों जो तीसरा है इसका जो हमारा राइट आंसर है डीप लीटर सिस्टम। ये आप नोट कर लें। तो हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का कि सुअर के नवजात बच्चे को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि गाय के नवजात बच्चे को क्या जाता है, क्या कहा जाता है, बकरी के नवजात बच्चे को क्या कहा जाता है, भेड़ की। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है हमारे। तो इसको ऑप्शन ए है काफ, ऑप्शन बी है लैम, ऑप्शन सी है किड, ऑप्शन डी है पिगलेट। तो आपको अंदाज़ा लगी क्या होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है पिगलेट, क्योंकि सुअर को पिग बोलते तो पिगलेट। ठीक है। तो हम देखते हैं कि जो अन्य 3 ऑप्शन है वो किससे संबंधित है। तो दोस्तों जो गाय होती है, गाय और भैंस, उसके नवजात नवजात बच्चे को काफ बोलते हैं तथा भेड़ के नवजात बच्चे को क्या बोलते हैं, लैम्ब, और बकरी के किड। तो ये भी आप नोट करते रहे साथ में, क्योंकि हो सकता है कहीं इनसे क्वेश्चन बन जाए। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाइट लेग हॉर्न मुर्गी का उत्पत्ति स्थान कहाँ है। कभी कभार उत्पत्ति स्थान से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं तो मैंने डाले हुए हैं इसमें। तो जो ऑप्शन ऑप्शन ए है इसका अमेरिका, ऑप्शन बी है बर्मा, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी है जापान। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर बन जाता है वो है इटली। और आपको पता होगा कि ये विश्व की सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली किस्म है, मतलब हाँ किस्म है। तो ये भी लिख लो आप कि मुर्गी की सबसे ज़्यादा अंडा देने वाली किस्म कौन सी है, व्हाइट लेगहॉर्न। और कहाँ की उत्पत्ति स्थान कहाँ है इसका, इटली। तो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का कि बंद आवास में पशुओं को बांधने की उत्तम विधि कौन सी है। ठीक है ना। आवास में बांधने, कमरे के अंदर अगर बांधना है तो किस हिसाब से बांधना है इसके पूरे में पूछा जा रहा है। तो जो हमारे ऑप्शन बनते हैं इसमें, ऑप्शन ए है मुंह से मुंह, ऑप्शन बी है मुंह से पूंछ, ऑप्शन सी है पूंछ से पूंछ, ऑप्शन डी है
पूंछ से मुंह। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप कि कैसे किस प्रकार से बांधा जाएगा। तो हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन जो हमारा राइट आंसर बन जाता है वो है पूंछ से पूंछ। मतलब कि मुंह इसका ऐसा होगा, अगर ये कमरा है, ये इसका मुंह होगा और ये इसका पूंछ होगा, तो पूंछ से पूंछ के में ऐसे रहेंगे करके ये, ठीक है ना। तो इसको जो बांधने का जो तरीका है पूंछ से पूंछ, ठीक है, सबसे उत्तम विधि है इसकी। और जो सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन हमारा आज का, कि सर्वाधिक जल की मात्रा किसके दूध में पाई जाती है। ठीक है ना, क्वेश्चन आ रखा है इससे पहले 2013 के पशुधन प्रसार अधिकारी उत्तराखंड में। तो आप देख सकते हो एग्जाम क्वेश्चन है, तो मैंने कहा इस ऐसे क्वेश्चन भी बनना चाहिए। तो जो हमारा ऑप्शन ए है गाय का है, ऑप्शन बी भैंस का, ऑप्शन सी बकरी का, ऑप्शन डी भेड़ का। तो दोस्तों मैं पुराने क्वेश्चनों को भी उठाता हूँ कि हो सकता है कहीं उनसे ही पूछ लिया जाए, तो जो कि आप लोगों को ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इनको विशेष ध्यान दीजिए आप इन क्वेश्चनों पे। तो जो हमारा इसका जो राइट आंसर बन जाता है वो है गाय का। गाय में, गाय के दूध में 87% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है। अब पूछा जाएगा लैक्टोज की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो भैंस के दूध में लैक्टोज की मात्रा ज़्यादा होती है। और जो बचे खुचे हैं वो सारे भेड़ में है, ठीक है ना। पूछ देगा प्रोटीन, फैट, ये सारा किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा भेड़ के दूध में पाया जाता है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कि शुद्ध दूध में अम्लता प्रतिशत कितना है। तो ये ऑप्शन है 0.01 से 0.05, 0.12 से 0.18, 0.22 से 0.30 और ऑप्शन डी है 1.05 से 1.15। तो दोस्तों जिसका राइट आंसर बन जाता है वह ऑप्शन बी 0.12 से 0.18। इसे आप नोट कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और जो आज हमारा 9वां क्वेश्चन है वो है मुर्गी का सत्यामाशय, मतलब ट्रू स्टमक पूछा जा रहा है कि मुर्गी का सत्यामाशय कौन सा होता है, कौन सा पार्ट होता है, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन ए है अमोसम, ऑप्शन बी एबुमसम, ऑप्शन सी है गिजार्ड, ऑप्शन डी है प्रिवेंटिकुलस। इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि जो जो आपने पढ़ा होगा कि जो जानवरों को हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, जुगाली करने वाले और जुगाली नहीं करने वाले, रूमिनेंट और नॉन रूमिनेंट। रूमिनेंट जो जानवर होते हैं उनके उनके जो पाचन तंत्र है उन्हें 4 भागों में बांटा जाता है, उसे रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम, रूमेन, अमोसम और एबोसम, ठीक है। दो जो जुगाली करने वाले होते हैं उसमें तो 4 प्रकार के 4 होते हैं, और जो न जुगाली कर नहीं जो जुगाली नहीं करते हैं उनका, उसमें ये 4 प्रकार ये नहीं पाए, उसमें एक ही होता है, ठीक है ना। और इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि स्यूडो रूमिनेंट किसको कहते हैं, क्योंकि उनका जो पाचन तंत्र है वो 3 भागों में होता है, उसमें रूमेन भी होता है, रेटिकुलम भी होता है, एबोमसम भी होता है, पर उसमें क्या नहीं पाया जाता है, एमोसम नहीं पाया जाता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये होता है ऊँट और लामा में, ठीक है। ये आप लिख ले साथ में, किसमें पाया जाता है, ऊँट और लामा में। तो जो हमारा क्वेश्चन था कि मुर्गी का सत्यामाशय होता है वो कौन सा है, ऑप्शन डी प्रोवेंटिकुलस। ये आप लिख लो, नोट कर लीजिए। और आज का अंतिम सवाल है हमारा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ, ठीक है। ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2011, ऑप्शन सी 2013, ऑप्शन डी 2017। तो इसका राइट आंसर बन जाता है वो है ऑप्शन सी 2013। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।